हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग एससी हार्डविक वॉल्यूम 1 और उसके लेसन 13 के बारे में बात करेंगे। इसके पहले के वीडियो सेशंस में 1 से लेकर के 12 तक के सारे लेसन्स को हम लोगों ने देख लिया है। आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन होगा लेसन 13 पर आधारित होगा, जो कि वॉल्यूम 1 का लेसन 13 है। ये इसमें आपको 20 वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। लेसन 13 में 20 वर्ड्स देखने को मिलेंगे, जिसमें लगभग 15 से 16 वर्ड्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ से लेकर के और एग्जामिनेशन तक के पेपर्स में आपको ये चीज देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं फर्स्ट वर्ड एलूजन से। हार्डविक के वॉल्यूम 1 के लेसन 13 का जो फर्स्ट वर्ड है वह है एलूजन। बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। चलिए, हमारा आज का फर्स्ट वर्ड एलूजन है। पार्ट ऑफ स्पीच से ये नाउन है। चलिए, एलूजन का मतलब क्या होता है? देखिए, आप किसी का डायरेक्ट नाम नहीं लेते हैं, डायरेक्ट उल्लेख नहीं करते, इनडायरेक्ट वे में आप कह देते हैं। तो किसी चीज का, किसी व्यक्ति का इनडायरेक्ट जो रेफरेंस होता है, आप कोई चीज खोल के नहीं कहते हैं, ठीक है, डायरेक्ट वे में नहीं कहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं, तो उसका जो मतलब वर्ड है वो अलूजन है। ठीक है। चलिए, अब इसके सिनोनिम्स के अगर हम बारे में बात करें कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हिंट, इनडायरेक्ट रेफरेंस। इनडायरेक्ट रेफरेंस, आप किसी के बारे में जिक्र करते हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ना होकर के आपका जिक्र अप्रत्यक्ष रूप से होता है। चलिए, सजेशन और कई तरह की इसके और भी सिनोनिम्स पॉसिबल हैं। चलिए, और अगर इसका हिंदी के बारे में बात किया जाए तो इसका हिंदी होगा अप्रत्यक्ष जिक्र या अप्रत्यक्ष उल्लेख। अप्रत्यक्ष उल्लेख अथवा अप्रत्यक्ष जिक्र, आप किसी का डायरेक्ट जिक्र नहीं करके आप इनडायरेक्ट वे में जिक्र करते हैं, तो इसके लिए वर्ड एलूजन है। जैसे कि कोई महिला ने अपने फर्स्ट मैरिज के बारे में सीधे नहीं कहा, लेकिन उसके कहने से पता चल गया कि वो अपने फर्स्ट मैरिज के बारे में कुछ बात कही है। ठीक है ना, हमको ऐसा कहना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो कैसे लिखेंगे? सी मेड एलूजन टू हर, ठीक है ना, फर्स्ट मैरिज। इसका हिंदी क्या निकलेगा? अगर इसकी हिंदी के बारे में बात करें तो चूंकि वो अब महिला डिवोर्स महिला है, तो उसने अपने फर्स्ट मैरिज के बारे में सीधे बात नहीं कही, लेकिन बात को अप्रत्यक्ष रूप से उसने कह डाली। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एलूजन के बाद यदि हमें प्रीपोजिशन की जरूरत पड़े, प्रीपोजिशन का हिंदी क्या होता है? अगर हम बात करें, देखिए, एक होता को, में, से, लिए, पर। इसके जो इंग्लिश होते हैं ना, ये प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। तो अगर अलूजन से अगर हमें सेंटेंस बनाना है, और हिंदी चाहे को हो या में हो या से हो, चाहे कुछ भी हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा वो टू होगा, यानी कि एलूजन के साथ हमारा इस्तेमाल होने वाला जो प्रीपोजिशन होगा वो टू होगा। चलिए, जैसे कि यहाँ पर टू का इस्तेमाल हुआ है, अब यहाँ पर अगर हम कोई दूसरा लिख देते, एलूजन ऑफ लिखते हैं, तो वो रॉन्ग हो जाएंगे। एलूजन के साथ जब भी प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे वो टू ही होना चाहिए। चलिए, तो हमारा जो ये फर्स्ट वर्ड था एलूजन था। अब हम लोग सेकेंड वर्ड की तरफ आ रहे हैं, देखते हैं हमारा सेकेंड वर्ड क्या है। चलिए, एंटागोनाइज, हमारा सेकेंड जो वर्ड है वो है एंटागोनाइज। चलिए, एंटागोनाइज का मतलब क्या होता है? देखिए, एंटागोनाइज पार्ट ऑफ स्पीच से वर्ब है। एंटागोनाइज का मतलब होता है आप किसी को क्रोधित कर देते हैं, आप उसको गुस्सा दिला देते हैं, आप उसको एक तरह से अपने हरकत से आप उसको अपना दुश्मन बना लेते हैं। एंटागोनाइज का मतलब ये होता है। चलिए, अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, ठीक है ना? चलिए, इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स को हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। चलिए, इसके सिनोनिम्स होंगे अपसेट, इरिटेट। चलिए, इसके सिनोनिम्स हो जाएगा प्रोवोक। चलिए, और एक बढ़िया वर्ड है एलिनेट, और एक बढ़िया वर्ड एलिनेट। तो इसका मतलब क्या होगा? एंटागोनाइज का मतलब होगा क्रोधित करना, गुस्सा दिलाना, एक तरह से आप अपने हरकत से आप उसको अपना दुश्मन बना लेते हैं, ठीक है ना, बैरी बना लेना। तो इसका अगर सिंपल अगर हिंदी कहें तो गुस्सा दिलाना, गुस्सा दिलाना, ठीक है ना। चलिए, एक तरह से उसको झकझो, मतलब उसको गुस्सा दिलाना, आप उसको दुश्मन बना लेते हैं, बैरी बनाना, किसी को अपने हरकतों से बैरी बना लेते हैं, मतलब दुश्मन बना लेते हैं, वो आपका दुश्मन की तरह काम करेगा, ठीक है ना। एंटागोनाइज का मतलब ये हुआ। जैसे कि देखिए, अगर हमें कहना है कि मेरा मतलब तुम्हें गुस्सा दिलाना नहीं था, हमको ऐसा किसी को कहना है कि मतलब मैंने उससे कुछ कहा और वो व्यक्ति क्रोधित हो गया, तो
हमें कहना है कि मतलब मेरा मतलब तुमको गुस्सा दिलाना नहीं था, हमको ऐसा कहना है, मतलब मेरे कहने का मतलब तुमको गुस्सा दिलाना नहीं था। भले वो व्यक्ति गुस्सा हो गया तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, आई डिडंट मीन, ठीक है ना, टू एंटागोनाइज यू, मतलब मेरा उद्देश्य तुमको अपसेट करना नहीं था, गुस्सा दिलाना नहीं था, बैरी बनाना नहीं था। चलिए ये एंटागोनाइज, अगर आप किसी को एंटागोनाइज करते हैं इसका मतलब होता है कि आप उसको अपने हरकतों से अपसेट कर देते हैं, इरिटेट करते हैं, एनवाय करते हैं, नाराज कर देते हैं, गुस्सा दिलाते हैं। तो इसका जो हिंदी होगा गुस्सा दिलाना, बैरी बनाना, अथवा एक साधारण शब्दों में कहे तो नाराज करना। चलिए अब इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, इसके थोड़ा सा अपोजिट को देखते हैं, इसका एंटो क्या संभव है, ठीक है ना। चलिए पैसिफाई शांत करना, प्लेकेट शांत करने के लिए जो वर्ड होंगे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे प्लेकेट, और इसके लिए एक और वर्ड है पैसिफाई, और इसके लिए एक और वर्ड है पैसिफाई। अगर हिंदी के बारे में बात करें तो इसका हिंदी होगा शांत करना। चलिए ये हमारा वर्ड नंबर सेकंड रहा। वर्ड नंबर थर्ड की ओर हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं कि हमारा तीसरा वर्ड क्या है। चलिए देखिए तीसरा वर्ड और चौथा वर्ड इडाइबल और ऑडिबल, दो वर्ड है जो कि खास महत्व के नहीं है। चलिए इसको हम लोग इसी तरह से लेके चलते हैं। ऑडिबल, देखिए यदि कोई चीज ऑडिबल है तो वो सुनाई दे रहा है, ठीक है ना। अगर कोई चीज अगर आवाज यदि ऑडिबल आवाज है यानी कि वो उसे सुना जा सकता है, क्लियर आवाज है। चलिए कुछ खास ये नहीं है तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, चलिए इसके सिनोनिम्स के बारे में बात करते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्लियर, यानी कि कोई आवाज यदि ऑडिबल है यानी कि मतलब उसे ठीक से सुना जा सकता है। सुनने योग्य, आप इसको आप ऐसे समझिए, है ना, सुनने योग्य या जिसे सुना जा सके, या जिसे सुना जा सके, या सुनाई पड़ने वाला, कोई आवाज है जो सुनाई पड़ने वाला। देखिए हिंदी भले एक से ज्यादा है लेकिन भाव एक ही है। यदि कोई आवाज यदि ऑडिबल आवाज है यानी कि आप उसको सुन सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड, इसका एंटो संभव है। चलिए इसका एंटो मतलब फेंट का मतलब क्या होता है, धीमा। आवाज के सेंस में हम लोग फेंट का इस्तेमाल करते हैं, और फेंट मतलब होता है धीमा, ठीक है ना। चलिए यदि आप कोई फेंट आवाज में बोलते हैं तो धीमी आवाज में बोलते हैं। चलिए हम लोग वर्ड नंबर 4 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि वर्ड नंबर हमारा 4 क्या है। चलिए इडाइबल है हमारा अगला जो वर्ड है वह इडाइबल है। इडाइबल का मतलब क्या होता है, जो खाने के लिए सही हो, जिसे खाया जा सके, ठीक है ना, जिसे खाया जा सके, जो खाने के लिए सही हो, पॉइजनस नहीं हो। चलिए अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, चलिए इसके सिनोनिम्स को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ना। सेफ टू ईट, जो अब इतना तो ये एक्सप्लेनेशन आपको देखना होगा, सेफ टू ईट, या एक लिख सकते कंज्यूमेबल, जिसको आप कंज्यूम कर सकते, खाने योग्य, इसको आप ऐसे समझिए खाने योग्य। जैसे अगर कहने की खाने वाला तेल, एक होता है बॉडी में मालिश करने वाला तेल, एक हो सकता है कि किसी मशीन का तेल हो, लेकिन हम जैसे कि हम लोग सरसों तेल खाते हैं तो सरसों तेल को किस तेल के कैटेगरी में रखेंगे, इडाइबल आयल। वो कौन सा आयल होगा, इडाइबल आयल होगा। जैसे कि अब खाने वाले फल, मतलब वो जंगली फल नहीं है, अब वो कौन सा फ्रूट होगा, तो हम कह सकते हैं वो इडाइबल फ्रूट होगा। तो कोई चीज यदि इडाइबल है यानी कि खाने के लिए वो सही है, खाने योग्य है वो। चलिए हम लोग वर्ड नंबर आते हैं 5 की ओर। चलिए वर्ड नंबर हम लोग 5 की ओर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इल्यूजन। चलिए देखिए अलूजन और इल्यूजन, अभी हम लोगों ने अलूजन के बारे में बात किया था। अलूजन और इल्यूजन से ना बहुत ही कंफ्यूजन पैदा होता है। अलूजन का मतलब हम लोग संकेत समझेंगे, और इल्यूजन का मतलब हम लोग समझेंगे कि भ्रम, माया। देखिए अगर कोई चीज अगर इल्यूजन है यानी कि वो देखने में सही लगता है, माया क्या है, भ्रम क्या है, हम किसी को सही मानते हैं लेकिन एक्चुअली वो सही नहीं होता है, लेकिन थोड़े समय के लिए वो लगता है कि वो चीज सही है, एक्चुअल वो सही नहीं होता है, यही होता है आपका इल्यूजन। चलिए इल्यूजन का मतलब भ्रम, इसको सिंपल भाषा में कहें तो भ्रम। अब इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, चलिए इसका सिनोनिम्स हो सकता है डिल्यूजन, मिसकॉन्सेप्शन, ठीक है ना। और अगर इसका अगर हिंदी के बारे में बात करें तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, माया, ठीक है ना, या भ्रम, माया या भ्रम। जैसे कि इस पर सेंटेंस एक देखा जाए, उसने मेरे भ्रम को तोड़ दिया, हमको कहना है, ठीक है ना, किसी व्यक्ति के बारे में, उसने मेरे भ्रम को तोड़ दिया। चलिए हमको ऐसा कहना है, इसको कैसे लिखेंगे, ही डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना, नष्ट कर देना, ठीक है ना, माई इल्यूजन। अब इल्यूजन का अगर यहाँ प्रयोग करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ तो बात भ्रम का है ना, यहाँ पर बात भ्रम का है, लेकिन ये कॉमन एरर में आपको इस तरह से इल्यूजन आपको दिखाई देगा।
तो जब अलूजन दिखाई देगा तो वो चीज गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए। एक होता है ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल इल्यूजन आप लोगों ने सुना होगा, ऑप्टिकल इल्यूजन आप लोगों ने सुना होगा साइंस में। ऑप्टिकल इल्यूजन क्या होता है? आंखों का भ्रम होता है। मतलब हम जिसको मानते हैं कि वो चीज वहां पर है, लेकिन जाते हैं तो वहां वो चीज नहीं होता है। तो जो आंखों का भ्रम होता है उसको कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। ठीक है ना। जानवरों में ऐसा खास तौर पर होता है। रेगिस्तान में कुछ जानवर हैं जिनको लगता है कि पानी है, लेकिन जब जाते हैं तो उनको पानी प्राप्त नहीं होता, उसको मृगमरीचिका हम लोग कहते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्टिकल इल्यूजन का अगर हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी हो जाएगा आंखों का भ्रम। चलिए, हाँ, अगर हमको कहना है कि दुनिया एक माया है, एक वाक्य है कि दुनिया एक माया है। माया क्या होता है? माया जिसको हम सही समझते हैं, एक्चुअली वो ऐसा होता नहीं, इसी को माया कहते हैं। हमको कहना है कि दुनिया एक माया है। एक और सेंटेंस देखा जाए, दुनिया एक माया है, हमको ऐसा कहना है। कैसे लिखेंगे? द वर्ल्ड इज इल्यूजन। दुनिया एक माया है। चलिए, और इसका एडजेक्टिव क्या होगा? मायावी। अगर हमको कहना है मायावी दुनिया में हम लोग रहते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? इल्यूजनरी। इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? इल्यूजनरी। यदि कोई चीज अगर इल्यूजनरी है यानी कि वो माया से भरा हुआ है। ठीक है ना। जो मायावी हो, ठीक है ना, वो इल्यूजनरी होता है। तो माया युक्त, आप इसको सिंपल भाषा में कहें माया युक्त। जैसे कि लिख सकते हैं हमारी दुनिया एक माया वाली दुनिया है। अब ये कौन सा वर्ल्ड है? ये है इल्यूजनरी वर्ल्ड। हमारी दुनिया जो है एक माया से भरी हुई है। चलिए, इसके एंटो क्या होंगे? चलिए, इसके थोड़ा सा एंटो को हम लोग देखते हैं। इसका एंटो होगा रियलिटी, वास्तविकता। ठीक है ना। इसका एंटो जो होगा वो होगा वास्तविकता, रियलिटी। चलिए, हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। ये वर्ड नंबर हमारा 5 था। वर्ड नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। देखते हैं कि वर्ड नंबर 6 हमारा क्या है। चलिए, इसके बाद है म्यूट। वर्ड नंबर 6 में आपको देखने को मिलेगा म्यूट। म्यूट मतलब शांत, है ना, स्पीचलेस, वर्डलेस। आप कुछ बोलते नहीं है, यही म्यूट है। ठीक है ना। आप कुछ बोलते नहीं, यही म्यूट है। म्यूट पार्ट ऑफ स्पीच से क्या? एडजेक्टिव है। चलिए, इसके सिनोनिम्स को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? चलिए, इसका सिनोनिम्स होगा स्पीचलेस। ठीक है ना। आपको बोलना है लेकिन आप बोलते नहीं है। वर्डलेस, आपके पास कोई वर्ड नहीं है। आप शांत रहते हैं यानी कि आप साइलेंट हैं। ये सब साइनो है ना म्यूट के। जैसे कि अगर हमको कहना है मुख दर्शक, आप लोगों ने कभी सुना होगा मुख दर्शक। मुख दर्शक का मतलब क्या होता है? कि लोग कांड देखते हैं, है ना, उनके आंख के सामने सब कुछ होता है लेकिन वो कुछ बोलते नहीं है। अब ये कहलाएगा, ये मुख दर्शक के लिए वर्ड क्या हम लोग लेके चलेंगे तो वो होगा म्यूट स्पेक्टेटर्स। अक्सर आपको पेपर में ये चीज दिखाई देगा। ठीक है ना, कि लोग मुख दर्शक बनकर खड़े हुए थे। पुलिस मुख दर्शक बनकर खड़ी हुई थी। तो पुलिस क्या थी? वो घटना घट रहा था, जो घटना हो रहा था उस पर पुलिस कुछ भी एक्शन नहीं ले रही थी, तो पुलिस एक मुख दर्शक बनकर खड़ी थी। ठीक है, तो मुख दर्शक आपको अक्सर सुनाई देगा। चलिए, अब इसका अपोजिट क्या होंगे? इसके एंटो थोड़ा सा देख लेते हैं। टॉकेटिव, बातूनी, जो बहुत ज्यादा बोले। इसका एंटो क्या हो जाएगा? टॉकेटिव। इसका एंटो हो जाएगा टॉकेटिव या वॉल्यूबल, और अगर हिंदी में कहें तो इसका हिंदी जो होगा वो होगा बातूनी। चलिए, ये वर्ड नंबर हमारा 6 था। वर्ड नंबर हम लोग 7 की ओर मूव करते हैं। देखते हैं कि हमारा वर्ड नंबर 7 क्या है? निगोशिएट। चलिए, बहुत बढ़िया वर्ड है। निगोशिएट का मतलब क्या होता है? देखिए, बातचीत करना, किसी एग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए। अगर कोई चीज अगर आप निगोशिएट करते हैं तो एक तरह से आप उसमें बातचीत करते हैं ताकि आपको निष्कर्ष तक पहुंच सके। ठीक है ना। चलिए, अब ये वर्ब है, ये पार्ट ऑफ स्पीच से क्या है? वर्ब है। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? चलिए, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा टॉक, डिस्कस, ना, डिस्कस, टॉक। ठीक है ना, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। फिर हो जाएगा वर्कआउट, वर्कआउट। ठीक है ना, एग्री ऑन। चलिए, अब इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी एक तो होगा वार्ता करना, एक होगा वार्ता करना किसी परिणाम तक पहुंचने के लिए, और दूसरा होता है किसी चीज का सौदा करना। ठीक है ना। अगर आप किसी चीज का सौदा करते तो आप उसको निगोशिएट करते हैं। चलिए, तो इसका एक और हिंदी होगा, ठीक है ना, सौदा करना। देखिए, सभी में बातचीत करने का क्वालिटी नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो बातचीत करके वो निष्कर्ष निकाल सकते हैं, है ना, परिणाम तक पहुंच सकते हैं, किसी को अपनी बात मनवा सकते हैं। तो उनमें कौन सा स्किल होगा? उनमें निगोशिएटिंग स्किल होगा। हर आदमी में ऐसा नहीं होता है, कुछ व्यक्ति में निगोशिएटिंग स्किल होता है। निगोशिएटिंग स्किल का मतलब क्या हुआ? बात मनवाने की क्षमता। ठीक है ना, वो अपनी बात मनवा देगा। वो जो चाहता है, जिस एग्रीमेंट को करना चाहता है, वो एग्रीमेंट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के पास जबरदस्त, है ना, निगोशिएटिंग स्किल है, ऐसा कहना है। कैसे कह सकते हैं? ही हैज अमेजिंग
अद्भुत, अमेजिंग मतलब अद्भुत, ही हैज अमेजिंग नेगोशिएटिंग, ही हैज अमेजिंग नेगोशिएटिंग स्किल्स, ठीक है ना, उसमें गजब का बातचीत करने का क्षमता है। चलिए इसी तरह से हम कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई सेटलमेंट को क्या करते हैं, एक तरह से सौदा कर लेते हैं, कोई डील को सौदा कर लेते हैं। अगर हमको कहना है कि वो डील सौदा करने में, कोई डील, कोई करार था, है ना, वो डील सौदा करने में सफल रहा, कोई व्यक्ति के बारे में कहना है, कैसे कहेंगे, ही सक्सीडेड, ही सक्सीडेड, वो सफल रहा, ठीक है ना, इन, चलिए निगोशिएटिंग, ही सक्सीडेड इन निगोशिएटिंग द डील। इसका हिंदी क्या निकल कर आएगा कि वो जो कोई डील था, कोई करार था, और उस करार को वो, है ना, सौदा करने में वो सफल रहा। चलिए तो ये हमारा निगोशिएट रहा। निगोशिएट का मतलब होता है वार्ता करना, सौदा करना। चलिए वर्ड नंबर 8 की ओर हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं कि वर्ड नंबर हमारा 8 क्या है। चलिए ऑब्जर्वेंस, हमारा अगला वर्ड जो है ना वो है ऑब्जर्वेंस। देखिए ऑब्जर्वेंस का अर्थ होता है पालन, किसी नियम, कानून, परंपरा, धार्मिक रीति रिवाज का जो पालन करते हैं तो आप उसको ऑब्जर्वेंस करते हैं। चलिए अब ये पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन है और आवश्यकता पड़ने पर प्रीपोजिशन ऑफ लेगा। पहले हम ये समझना है, ठीक है ना, प्रीपोजिशन हर वर्ड के साथ फिक्स नहीं होते हैं। जैसे कि अभी देखिए, अभी तक के सेशन में हम लोगों ने केवल 2 वर्ड देखा है जिसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन है, एक है एलुजन, एलुजन टू, और अभी जो देख रहे हैं वो है ऑब्जर्वेंस ऑफ। बाकी जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है ना, वो आवश्यकता के अनुसार वो प्रीपोजिशन लेंगे, उनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन वाली बात नहीं है। लेकिन प्लस यहां दे देने का मतलब हुआ कि अब इसके साथ हम जब भी प्रीपोजिशन यूज करेंगे वो ऑफ ही होगा, ठीक है ना, ऑफ छोड़ करके कुछ नहीं होगा। चलिए इसका हिंदी क्या होता है, पालन। अब पालन कहने के लिए हमारे पास और कितने वर्ड हैं, चलिए अब इसके सिनोनिम्स को देखते हैं। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कंप्लायंस पालन, चलिए कॉन्फर्मिटी पालन, चलिए ओबीडियंस भी आज्ञा पालन होता है एक तरह से। चलिए ये सब पालन के लिए वर्ड है। और पालन किसका, तो नियम कानून, ठीक है ना, ये पालन किसका, कानून का, रीति रिवाजों का पालन होता है, ठीक है ना, रीति रिवाजों का पालन होता है। इन चीजों का पालन करने के लिए हम ऑब्जर्वेंस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब जैसे कि अगर हमें कहना है कि सरकार ने, है ना, जोर दिया कि जो लॉकडाउन, अभी लॉकडाउन के समय में क्या हुआ था, सरकार बार बार कह रही थी कि आप लॉकडाउन का पालन करें, लॉकडाउन के जो प्रोटोकॉल से आप उसका पालन करें, ठीक है ना। चलिए हमको यही बात लिखना है। हम ये बात कैसे कहेंगे कि सरकार ने जोर दिया कि लॉकडाउन को पालन किया जाए, आप कहीं जाए नहीं, कोई चीज खोले नहीं, घर के अंदर रहें। इसको अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, द गवर्नमेंट इंसिस्ट मतलब होता है जोर देना, ठीक है ना, द गवर्नमेंट इंसिस्टेड, ठीक है ना, जोर देकर कहना, जोर देना। चलिए द गवर्नमेंट इंसिस्टेड दैट देयर शुड बी, है ना, देयर शुड बी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉकडाउन। सरकार ने, अब इसका हिंदी अगर निकाले तो इसका हिंदी क्या निकलेगा कि सरकार ने जोर दिया इस बात पर कि लॉकडाउन का, है ना, सख्ती से पालन किया जाए, लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाए। तो यह हमारा ऑब्जर्वेंस है। अगर आप ऑब्जर्वेंस करते हैं तो आप पालन करते हैं। चलिए इसके एंटो क्या संभव है, थोड़ा इसके एंटो को हम लोग देख लेते हैं। इसका जो एंटो होगा वो होगा डिसरिगार्ड, नहीं मानना उसका, उसको, है ना, डिसरेस्पेक्ट देना। तो इसका डिसरिगार्ड या तो डिसरेस्पेक्ट इसका एंटो हो जाएगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं डिसरिगार्ड, यानी कि इसका अगर सिंपल अगर हिंदी कहें तो इसका हिंदी हो जाएगा उल्लंघन करना। चलिए वर्ड नंबर हम लोग आते हैं वर्ड नंबर 9 के तरफ। वर्ड नंबर 9 देखते हैं कि वर्ड नंबर क्या है, ऑब्जर्वेशन। चलिए हमारा अगला जो वर्ड है वह है ऑब्जर्वेशन। चलिए अब ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, देख रेख। ऑब्जर्वेशन का 2 मतलब है, ऑब्जर्वेशन के 2 अर्थ हैं। एक तो अर्थ होता है देख रेख, अगर आप किसी का मॉनिटर करते हैं तो आप उसको ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व का मतलब अवलोकन करना, देखना, निगरानी करना। तो इसका एक जो सिनोनिम्स हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन का जो एक सिनोनिम्स हो जाएगा वो क्या होगा, निगरानी के लिए होगा, ठीक है ना। इसका जो पहला जो सिनोनिम्स होगा वो होगा मॉनिटरिंग, वाचिंग, मॉनिटरिंग, वाचिंग, ठीक है ना। चलिए और इसको आप निगरानी या देखरेख कहिए, निगरानी या देखरेख, ठीक है ना। चलिए ये आपका क्या है, ऑब्जर्वेशन का पहला अर्थ है। ऑब्जर्वेशन का दूसरा अर्थ क्या है, इसका दूसरा सिनोनिम्स क्या है, तो आपका जो राय होता है, आपका कथन जो होता है, एक तरह का विचार होता है ना, वो भी ऑब्जर्वेशन होता है। जैसे कि मैं स्टूडेंट से क्या मांगता हूं, आप वीडियो देखें,
वीडियो का एनालिसिस करें और अपना ऑब्जर्वेशन मतलब अपना राय, आपका क्या रिमार्क है, आपका क्या टिप्पणी है, अच्छा है, खराब है, औसतन है, आपका जो भी टिप्पणी है, राय है, आप कमेंट बॉक्स में उसको जाकर दे। तो ये जो राय डिमांड किया जाता है, तो राय का अंग्रेजी तब क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन। अगर अगर मतलब सुटेबल वर्ड के बारे में बात किया जाए तो ऑब्जर्वेशन। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, ये सेशन कैसा चल रहा है, आप कह सकते हैं सर ऑर्डिनरी, आप कह सकते हैं एक्सीलेंट, आपका अपना अपना ऑब्जर्वेशन अलग अलग होता है, ठीक है। तो चलिए अब इसका जो दूसरा अर्थ है वो आपका है सर, ठीक है ना, रिमार्क, रिमार्क, ठीक है ना, कमेंट, और इसको आप समझ सकते हैं राय, राय अथवा टिप्पणी, टिप्पणी अथवा राय को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जैसे कि देखिए उसका ऑब्जर्वेशन एकदम छोटा लेकिन टू द पॉइंट था, कैसे लिखेंगे, हिज ऑब्जर्वेशंस, सॉरी, इसको अगर लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, उसका जो टिप्पणी था एकदम छोटा था और सटीक था, कैसे लिखेंगे, हिज ऑब्जर्वेशंस, हिज ऑब्जर्वेशंस है ना, वर कंसाइज एंड टू द पॉइंट, एंड टू द पॉइंट। उसका जो ऑब्जर्वेशन था, जो भी उसने ऑब्जर्व किया वो क्या था, कंसाइज था, संक्षिप्त में था, एकदम टू द पॉइंट, एकदम सटीक था। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, ये वर्ड नंबर हमारा 9 था, वर्ड नंबर 10 की ओर मूव करते हैं, वर्ड नंबर हम लोग 10 की ओर मूव करते हैं। देखते हैं हमारा अगला वर्ड है प्रिवैलेंट। देखिए प्रिवैलेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज यदि कहीं पर प्रिवैलेंट है यानी कि वहां पर वो फैला हुआ है, कॉमन है, वो चीज आपको दिखाई देगा, वो चीज आपको दिखाई देगा, आप ऐसे समझिए, ठीक है ना, वो चीज आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा, वो रेयर नहीं होगा। तो कोई चीज यदि प्रिवैलेंट है तो इसका मतलब वो व्याप्त है वहां पर, ठीक है ना। चलिए प्रिवैलेंट पार्ट ऑफ स्पीच से क्या एडजेक्टिव है, चलिए इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, कॉमन, ठीक है ना, कॉमन। चलिए प्रिवैलेंट क्या हो जाएगा, वाइड स्प्रेड, चारों तरफ आपको ये फैला हुआ मिलेगा, राइफ, ये इसके क्या है, ये सब इसके सिनोनिम्स है, ठीक है ना। यदि कोई चीज प्रिवैलेंट है इसका मतलब है कि वो चीज कॉमन है, वो चीज आपको हर जगह देखने को मिलेगा। चलिए अब इसके लिए अगर हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, व्याप्त, इसका हिंदी हो जाएगा व्याप्त या फैला हुआ, या फैला हुआ, या आप ऐसे कह सकते हैं मौजूद, ठीक है ना, वो चीज है वहां पर, वो आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि मलेरिया, जितने भी गर्म देश है, ठीक है ना, उसमें मलेरिया आपको क्या है, एक कॉमन चीज है, मलेरिया कॉमन रोग है, ये हॉट कंट्रीज में मलेरिया कॉमन रोग है। और कॉन्टिनेंट के तौर पर देखा जाए तो अफ्रीका एक हॉट कॉन्टिनेंट है। अब मलेरिया के दुनिया भर में जितने भी केसेस आते हैं अफ्रीका से सबसे ज्यादा आते हैं, यानी कि अफ्रीका के हर एक देश में आपको मलेरिया कॉमन डिजीज के तौर पर दिखाई देगा। हमको यही बात लिखना है, सच्चाई से कोई मतलब नहीं, हालांकि ये सच भी है। चलिए हमको कैसे लिखेंगे इस चीज को, मलेरिया इज प्रिवैलेंट इन, मलेरिया इज प्रिवैलेंट इन, ठीक है ना, अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका में जो मलेरिया है वो फैला हुआ है, व्याप्त है। देखिए कुछ ऐसी विचारधाराएं हैं, आजकल युवा लोग ज्यादा सोचता है, बुरे नहीं सोचते हैं, वो युवाओं के बीच एक कॉमन वो सोच है, हमको ऐसा लिखना है कि ये जो व्यूज है, ये इस तरह के व्यूज आजकल के टीनेजर्स ज्यादा सोचते हैं। चलिए अगर हमको ऐसे ही लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, है ना, सच व्यूज, जो इस प्रकार के व्यूज है, सच व्यूज आर प्रिवैलेंट, सच व्यूज आर प्रिवैलेंट अमॉन्ग द टीनेजर्स, है ना, ये जो टीनेजर्स हैं, जो युवा वर्ग हैं, आजकल ये व्यूज ज्यादा रखते हैं, ये व्यूज बूढ़ों में नहीं देखने को मिलेगा। चलिए ये हमारे प्रिवैलेंट रहा। वर्ड नंबर हम आते हैं 11 की ओर, हमारा वर्ड नंबर है 11। चलिए 11 वर्ड है प्रायर। देखिए प्रायर बहुत अच्छा वर्ड है, प्रायर एडजेक्टिव है और आवश्यकता पड़ने पर ये अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेगा। प्रायर का मतलब होता है पहले, पहले से ही, यदि कोई चीज पहले से ही है तो वो प्रायर है। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इसका सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हो जाएगा अर्लियर, प्रीवियस, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एडवांस, अर्लियर, प्रीवियस, ठीक है ना, एडवांस, इसका मतलब है कि पहले से ही, अगर सरल भाषा में कहें तो पहले, पूर्व, नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझे पहले से ही। चलिए जैसे कि देखिए अगर हमको कहना है इस टॉपिक को समझने के लिए आपको पहले से जानकारी होना जरूरी है, अगर पहले से जानकारी है तो आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, अगर पहले से जानकारी नहीं है तो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। हमको ऐसा बात करना है, इसको कैसे कहा जा सकता है, अगर, है ना, यू नीड प्रायर इंफॉर्मेशन
या प्रायर नॉलेज भी कह सकते हैं, टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, दिस टॉपिक, इस टॉपिक को समझने के लिए पूर्व जानकारी जरूरी है। हमको कहना है कि 1947 के पहले भारत क्या था, इंग्लैंड का एक उपनिवेश था। हमको यही बात कहना है कि 1947 के पहले भारत इंग्लैंड का, ठीक है ना, एक उपनिवेश था, एक उपनिवेश था। हमको ऐसा बात कहना है, ठीक है ना। चलिए इसको कैसे लिखेंगे, 1947 के पहले हमको इतना भाग लिखना है। प्रायर क्या लेता है, प्रीपोजिशन हमें देखना है। के का अंग्रेजी क्या होगा पता नहीं, के का अंग्रेजी क्या होता है हमें पता नहीं है, लेकिन हमको इसको प्रायर का इस्तेमाल करके बनाना है। तो हम कैसे लिखेंगे, प्रायर टू 1947, चलिए, इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड, नहीं, इंडिया वाज ए कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड। तो ये हमारा वर्ड नंबर रहा 11, ठीक है ना। चलिए इसके एंटोनिम्स क्या संभव है, इसके एंटोनिम्स हो जाएगा लेटर, सब्सिक्वेंट, बाद में, ठीक है ना। चलिए इसके एंटोनिम्स लिखा जा सकता है, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सब्सिक्वेंट, अथवा आप लिख सकते हैं लेटर, और इसका हिंदी जो होगा वो होगा बाद में। चलिए तो ये हमारा प्रायर का ये पूरा क्लियर हो गया, एंटोसाइनो। चलिए वर्ड नंबर हम आते हैं 12 की ओर, देखते हैं कि हमारा 12 वर्ड क्या है। चलिए 12 वर्ड है प्रोविंशियल, कोई खास वर्ड नहीं है। प्रोविंशियल का मतलब होता है क्षेत्रीय, यदि कोई चीज प्रोविंशियल है तो वो क्षेत्रीय, पार्ट ऑफ स्पीच से क्या है, एडजेक्टिव है। चलिए इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है ना, रीजनल, इसका ये क्या हो जाएगा, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय। चलिए हम लोग आगे चलते, वर्ड नंबर 13। चलिए वर्ड नंबर हम लोग 13 की ओर मूव करते हैं। तो वर्ड नंबर 13 हमारा रेस्पेक्टेबल। चलिए हमारा वर्ड नंबर 13 है रेस्पेक्टेबल। चलिए वर्ड नंबर 13 हमारा रेस्पेक्टेबल है। रेस्पेक्टेबल का मतलब क्या होता है, देखिए जो अच्छा हो, जो अच्छा लगे देखने में, सुनने में, है ना, वो रेस्पेक्टेबल होता है। चलिए ये रेस्पेक्टेबल पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है। क्या इसके साइन वो हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स के अगर बारे में बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिसेंट, प्रॉपर, है ना, गुड, ठीक है ना। चलिए या डिजर्विंग अगर तोड़ के लिखा जाए तो हम ऐसे कह सकते हैं डिजर्विंग रेस्पेक्ट, जो रेस्पेक्ट का हकदार हो। मतलब इसका अगर हिंदी लिखा जाए तो आदरणीय, आदरणीय नहीं समझ में आ रहा है तो आप लिख सकते हैं उचित, जो दिखने में शालीन हो, भद्र। चलिए सॉरी, चलिए शालीन। चलिए ये रेस्पेक्टेबल है। यदि कोई चीज यदि रेस्पेक्टेबल है यानी कि वो देखने में, सुनने में वो अच्छा लगता है, ठीक है ना। जैसे कि हमको कहना है कि वो एक अच्छे परिवार से संबंध रखता है, हमको ऐसा कहना है वो एक अच्छे परिवार से संबंध रखता है। कैसे लिखा जाएगा इसको, ही बिलोंग्स टू, कैसे लिखेंगे, ही बिलोंग्स टू, ठीक है ना, ए रेस्पेक्टेबल फैमिली, ही बिलोंग्स टू ए रेस्पेक्टेबल फैमिली। इसका हिंदी क्या होगा कि वो एक अच्छे, एक शालीन, एक कुलीन परिवार से वो संबंध रखता है। तो ये रेस्पेक्टेबल हमारा रहा। चलिए अब हम लोग वर्ड नंबर आते हैं 14 की तरफ। चलिए इसका एंटो यहाँ किया जा सकता है, इसका एंटो यहीं पर कर दिया जा रहा है तो ज्यादा बेहतर होगा। इसका एंटो का डिसरिप्यूटेबल, ठीक है ना, बदनाम, डिसरिप्यूटेबल आप कह सकते हैं, इसका बदनाम, खराब, ठीक है ना। चलिए ये आपका इसका एंटोनिम्स हो गया। चलिए वर्ड नंबर हम लोग 14 की तरफ आते हैं। तो रेस्पेक्टफुल, हमारा अगला जो वर्ड है वो रेस्पेक्टफुल, आदरपूर्ण, है ना, आदर सहित। रेस्पेक्टफुल का मतलब क्या होगा, आदर सहित। चलिए इसका एडजेक्टिव होगा। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिफरेंशियल, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिफरेंशियल, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रेवरेंट, और इसका अगर हिंदी कहा जाए तो रेस्पेक्टफुल का मतलब होगा आदरपूर्ण। देखिए आवश्यकता पड़ने पर प्रीपोजिशन अपने साथ क्या लेगा, ये तय है, ये तय है, ये फिक्स है, ये प्रीपोजिशन फिक्स है कि रेस्पेक्टफुल एक वर्ड है। अगर आवश्यकता पड़े तो प्रीपोजिशन ये अपने साथ क्या लेगा, ये अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेगा। डिफरेंशियल और रेफरेंट इसके क्या है, साइनोनिम्स हो गए। चलिए अब हमको कहना है कि बच्चों को अपने बड़ों के प्रति आदरपूर्ण होना चाहिए। यही बात हमको कहना है कि जो बच्चे हैं उनको अपने बड़ों के प्रति आदरपूर्ण होना चाहिए। कैसे हम लिखेंगे, चिल्ड्रेन शुड, चलिए यही बात अगर हम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, चिल्ड्रेन शुड बी रेस्पेक्टफुल, रेस्पेक्टफुल
ऑफ देयर एल्डर्स, ऑफ देयर एल्डर्स, यानी कि इसका अगर हिंदी निकाला जाए तो इसका हिंदी क्या निकलेगा कि बच्चों को अपने बड़ों के प्रति आदर पूर्ण होना चाहिए, मतलब उनके अंदर आदर होना चाहिए। चलिए ये तो हमारा रेस्पेक्टफुल हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारा वर्ड रेस्पेक्टिव, है ना। अब हमारा अगला जो वर्ड है वो है रेस्पेक्टिव। देखिए रेस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, अपने अपने, व्यक्तिगत। यदि कोई चीज अगर रेस्पेक्टिव है तो अपने अपने है, ठीक है ना। चलिए ये पार्ट ऑफ स्पीच से क्या एडजेक्टिव है। इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंडिविजुअल, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंडिविजुअल, स्पेसिफिक, ठीक है ना। चलिए सेपरेट, और इसका अगर हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी क्या निकल कर आएगा, व्यक्तिगत अथवा अलग अलग, है ना। चलिए अब जैसे कि देखिएगा वे अपने, बहुत सारे लोग हैं और अपने अपने क्षेत्रों में काफी नाम कमाए, काफी सफल, हमको ऐसे कहना है कि वे लोग अपने अपने क्षेत्रों में, यानी कि जिसका जो क्षेत्र है वे अपने अपने क्षेत्रों में सफल लोग हैं, हमको ऐसा कहना है। कैसे लिखेंगे, दे आर सक्सेसफुल पीपल, दे आर, अगर इसी चीज को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, दे आर सक्सेसफुल पीपल, दे आर सक्सेसफुल पीपल इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स, इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स। चलिए अपने अपने सीटों पर बैठ जाएं। कह रहा है क्या कोई कि अपने अपने ट्रेन अनाउंसमेंट आप देखिएगा, रेलवे का जो अनाउंसमेंट होता है क्या कहता है कि पैसेंजर से रिक्वेस्ट किया जाता है कि अपने अपने सीटों पर बैठ जाए, हमको ऐसे कहना है। तो हम कैसे लिखेंगे, टेक योर, इसको अगर अपने अपने सीटों पर बैठ जाए अगर हमको कहना है, हम कैसे लिखेंगे, टेक योर रेस्पेक्टिव सीट, टेक योर रेस्पेक्टिव सीट, यानी कि जिसका जो सीट है। चलिए ये तो वर्ड नंबर हमारा रहा 15। वर्ड नंबर हम आते हैं 16 की तरफ। चलिए हमारा अगला जो वर्ड है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये 16 जो नंबर का वर्ड है ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, और ये वर्ड है सिग्निफिकेंट। और हमारा अगला जो वर्ड है सिग्निफिकेंट है। देखिए एक सिग्निफिकेंट का होता है महत्वपूर्ण, यदि कोई चीज सिग्निफिकेंट है तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो मोमेंटस है, ठीक है ना। चलिए सिग्निफिकेंट के दो अर्थ, सिग्निफिकेंट क्या, हम यहाँ पर दो अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए पहले तो ये समझ ले, ये एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच से ये एडजेक्टिव है, सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव। इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, इसके थोड़े से हम लोग सिनोनिम्स को देख लेते हैं। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट, एक इसका सिनोनिम्स होगा वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए और एक इसका सिनोनिम्स हो सकता है मोमेंटस, मोमेंटस। तो इसका अगर हिंदी कहा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण, बेहद महत्वपूर्ण चीज को हम लोग सिग्निफिकेंट कहते हैं। जैसे कि सिग्निफिकेंट इवेंट इन माय लाइफ, मेरे जीवन की महत्वपूर्ण घटना है, अगर हमको ऐसे कहना है, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, सिग्निफिकेंट, है ना, इवेंट्स, सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन माय लाइफ। ये पूरा सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस को हम आगे अपने अनुसार कैरी कर सकते हैं। ये एक अर्थ रहा सिग्निफिकेंट का, ये एक अर्थ रहा। सिग्निफिकेंट का दूसरा अर्थ क्या है भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यदि कुछ सिग्निफिकेंट है तो इतना बड़ा है, इतना ज्यादा है कि आपको वो दिखाई देगा, मतलब इसको अगर कहें तो बड़ा या ज्यादा के लिए भी वर्ड सिग्निफिकेंट इस्तेमाल होता है। अब चलिए अब इसके लिए लिख सकते नोटवर्दी, है ना, उल्लेखनीय, नोटवर्दी, नोटेबल, ठीक है ना, नोटेबल, एप्रिसिएबल। चलिए देखते हैं एप्रिसिएबल, ठीक है ना। हम कह सकते हैं लार्ज, छोटा वर्ड में कहे तो लार्ज, तो इसका हम लिखेंगे बड़ा या ज्यादा को हम लोग सिग्निफिकेंट कहते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके एंटोनिम्स क्या हैं, इसके एंटोनिम्स यहीं कर दिया जाए, ठीक है ना। इनसिग्निफिकेंट, माइनर, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट या माइनर, छोटा, है ना। इसका हिंदी हो जाएगा मामूली, मामूली, बस आप इसको सिंपल भाषा में समझिए। यदि कोई चीज अगर इनसिग्निफिकेंट है तो वो खास महत्व का नहीं है। जैसे कि अगर हमको कहना है कि जैसे कि अगर हमको कहना है कि सिग्निफिकेंट, देखिए वर्षों के दौरान, कुछ वर्षों के दौरान टेम्परेचर में ना काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुआ है, आजकल के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गया, हमको ऐसे कहना है। तो कैसे लिखेंगे कि देयर हैज बीन, या देयर सिंपल से बनाते हैं, देयर इज ए सिग्निफिकेंट, देयर इज ए सिग्निफिकेंट राइज इन टेम्परेचर, है ना, देयर इज सिग्निफिकेंट राइज इन टेम्परेचर। चलिए तो ये सिग्निफिकेंट का मतलब होता है ज्यादा, काफी, ठीक है ना, बड़ा। चलिए अब हम वर्ड नंबर आते हैं 17 की तरफ, देखते हैं कि वर्ड नंबर हमारा अगला क्या है। हमारा अगला जो वर्ड है सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। सिग्निफिकेंट के दो अर्थ, एक सिग्निफिकेंट का अर्थ होता है बड़ा, ज्यादा के सेंस में सिग्निफिकेंट का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा महत्वपूर्ण के सेंस में भी सिग्निफिकेंट का इस्तेमाल होता है। चलिए हमारा अगला वर्ड है स्पर्म, हमारा अगला जो वर्ड है वह स्पर्म। देखिए स्पर्म का मतलब होता है ठुकरा देना,
ठीक है ना। अगर आप कुछ को स्पर्म करते हैं आप उसे ठुकरा देते हैं। इसके सिनोनिम्स को पहले चेक कर लिया जाए, इसका सिनोनिम्स क्या है। चलिए, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिबफ, रिबफ, रिजेक्ट, ठीक है ना। चलिए, अगर आप किसी को स्पर्म करते हैं आप उसको ठुकरा देते हैं, सन। चलिए, इसका शुद्ध हिंदी थोड़ा सा और रफ वर्ड है ना, लात मारना। लात मारना का मतलब क्या होता है, ठुकरा देना। लात मारना, लात वाला लात मत समझिएगा। लात मारना एक मुहावरा है हिंदी में जिसका अर्थ होता है ठुकरा देना किसी को तिरस्कार पूर्वक, ठीक है। चलिए, अगर हमको कहना है कि उसने प्रस्ताव को लात मार दिया, हमको सिंपल ऐसे कहना है, ठीक है ना। किसी व्यक्ति के बारे में कि उसने प्रस्ताव को लात मार दिया, उसने प्रस्ताव को ठुकरा दिया, है ना, ठुकरा दिया या लात मार दिया, एक ही चीज है, लात मार दिया, ठीक है ना। चलिए, इसको हमको डील करना है, कैसे लिखेंगे, ही। चलिए, लात मारने के लिए वर्ड स्पर्न है, हालांकि आप रिबफ और रिजेक्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सेम वे में। चलिए, ही स्पर्न्ड, कुछ करना है आपको, कुछ नहीं करना है। द ऑफर, एक ऑफर आया था, उस ऑफर को उसने लात मार दिया। चलिए, इसका एंटो क्या होगा, है ना, इसका एंटो होगा एक्सेप्ट, वेलकम, स्वागत करना, स्वीकार करना। इसका अगर एंटोनिम्स की बात करें तो वेलकम या एक्सेप्ट, ठीक है ना। चलिए, स्वागत करना, स्वागत करना या स्वीकार करना। अगर आप कुछ को अगर आप वेलकम करते, एक्सेप्ट करते, आप उसको स्वागत करते, स्वीकार करते हैं। चलिए, तो ये हमारा स्पर्न रहा। वर्ड नंबर 18 की ओर आते हैं, स्टुपेंडस, जबरदस्त, है ना। स्टुपेंडस मतलब जबरदस्त। यदि कुछ अगर स्टुपेंडस है तो वो जबरदस्त है, ठीक है ना। अगर कुछ अगर स्टुपेंडस है तो मार्वेलस है, सुपर्ब है। चलिए, इसके सिनोनिम्स को देख लेते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, चलिए, मार्वेलस, मार्वेलस, अमेजिंग, अमेजिंग, एस्टाउंडिंग, एस्टाउंडिंग। और इसका आप अगर सिंपल अगर आप हिंदी लिखना चाहते हैं तो आप इसका हिंदी लिख सकते हैं शानदार, ठीक है ना। चलिए, जैसे कि हम लिख सकते हैं शानदार प्रदर्शन कहना है, कैसे लिखेंगे, स्टुपेंडस परफॉर्मेंस, स्टुपेंडस परफॉर्मेंस, ये है शानदार प्रदर्शन। चलिए, इसके एंटोनिम्स क्या बन जाएंगे, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ऑर्डिनरी, साधारण। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी, साधारण। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं वर्ड नंबर 19, सप्लांट। वर्ड नंबर 19 है सप्लांट। देखिए, अगर आप सप्लांट किसी चीज को करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच से ये वर्ब है, तो आप उसको ना हटा के और आप जगह ले लेते हैं, एक तरह से प्रतिस्थापित करते हैं। इसका साइनो क्या हो जाएगा, रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट, है ना, रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना। चलिए, या आप इसको लिख सकते हैं सुपरसीड, सुपरसीड यानी कि हटा के जगह ले लेना, एक तरह से प्रतिस्थापित करना। अगर आप किसी चीज को अगर आप सप्लांट करते हैं तो आप उसको हटा देते हैं और आप उसका जगह लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसको अगर सिंपल अगर हिंदी में लिखा जाए तो इसका हिंदी हो जाएगा प्रतिस्थापित करना या हटाकर जगह लेना। सरल भाषा में कहें, हटाकर जगह लेना, ठीक है ना। अगर आप किसी को सप्लांट करते हैं, आप हटा करके उसको जगह ले लेते हैं। देखिए, आज यूट्यूब का जमाना है, हर जगह यूट्यूब, यानी कि टेलीविजन आज कोई नहीं देखता है। टेलीविजन की जो फिल्म और सीरियल है अब वो यूट्यूब पर देखा जाता है, घर घर। यानी कि इसको अगर हम लिखना है तो हम कह सकते हैं क्या कि यूट्यूब ने, है ना, वो टेलीविजन को क्या कर दिया है, उसका जगह ले लिया। पहले जो टेलीविजन में लोग देखते थे, आज उसको लोग यूट्यूब पर देखते हैं। यही बात हमें कहना है। कैसे लिखेंगे इसको, साधारण तरीका से लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यूट्यूब हैज, ठीक है ना, यूट्यूब हैज, ठीक है ना, सप्लांटेड, जगह ले लेना, ठीक है ना, सप्लांटेड टीवीज। आज यूट्यूब ने ना टीवी का जगह ले लिया है। चलिए, और हम आगे आते हैं वर्ड नंबर 20 में, टोकन। हमारा अगला वर्ड है टोकन। टोकन का मतलब होता है संकेत, प्रतीक, प्रतीक कहिए, आप इसको प्रतीक कहिए, ठीक है ना। टोकन का मतलब प्रतीक होता है। चलिए, इसका साइनो क्या हो जाएगा, तो इसका साइन हो जाएगा सिंबल या साइन, सिंबल या साइन। चलिए, इसका हिंदी हो जाएगा प्रतीक, जैसे कि दोस्ती की निशानी, माना प्रतीक या निशानी इसका हो जाएगा, प्यार की निशानी। इसके दो कोलोकेशन है, टोकन के दो कोलोकेशन है, टोकन ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती की निशानी। चलिए, कोई चीज हो सकता है टोकन ऑफ फ्रेंडशिप और टोकन ऑफ लव, और प्यार की निशानी। तो ये दो सेंस में टोकन का ज्यादातर इस्तेमाल होता है। तो बच्चों, आज का हमारा ये वीडियो सेशन में बात इतना ही।
हम लोगों ने टोटल 20 वर्ड्स को देखे, जिसमें कि 14 से 15 वर्ड काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वर्ड्स आपको आपके डेली यूजेस में आने वाली ये वर्ड्स हैं। ये वैसे वर्ड्स हैं जो कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, कोई इंग्लिश न्यूज सुनते हैं, कोई इंग्लिश कन्वर्सेशन सुनते हैं, तो ये सब चीज आपको देखने को मिलने वाले हैं। इनकी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी ये वाले ये वर्ड है। तो आज का ये वीडियो सेशन कैसा रहा, आप अपने राय को जरूर आप कमेंट बॉक्स में दें। मैं इस सेशन के दौरान भी कहा था, आप अपने ऑब्जर्वेशन को जरूर दें। आपका जो भी ऑब्जर्वेशन हो फिर उस पर काम किया जाएगा। तो आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।